नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अब आखिरी चरण में है। तैयारियों का भी लेंगे जायजा और देखेंगे किस तरह सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, वहां ममता बनर्जी ने भाजपा के मात्र शक्ति कार्ड पर चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। मोर्चा खुद ममता बनर्जी ही संभाल रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे हार से पहले की बौखलाहट करार दिया है। और तमिलनाडु की बात करें तो परिसीमन के मुद्दे पर सियासी दंगल जारी है। यहाँ AK स्टालिन इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन सभी खबरों की विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से पड़ताल करेंगे, अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा। कहा, बिना किसी स्थानीय अधिकारी के आदेश के केंद्रीय बल किसी की तलाशी नहीं ले सकते। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मात्र शक्ति कार्ड पर सियासी घमासान। TMC ने आचार संहिता को तोड़ने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी ने कहा, ये सिर्फ जनसंपर्क अभियान। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में कहा, पिछले 15 साल में TMC सरकार ने बंगाल को बनाया करप्शन का अड्डा। अलीपुरद्वार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया प्रचार। तमिलनाडु में परिसीमन पर तेज हुई सियासत। DMK ने ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट का किया ऐलान। अभिनेता विजय की पार्टी TVK चेन्नई में किया अपना घोषणा पत्र जारी। TVK ने और अब विस्तार से खबरों को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके की दार्जिलिंग विधानसभा सीट एक बार फिर से सियासी हलचल के केंद्र में आ गई है। गोरखा राजनीति, विकास के वादे और क्षेत्रीय पहचान, इन तीनों के बीच यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। उत्तरी पश्चिम बंगाल की अहम सीट दार्जिलिंग इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बनी हुई है। यहाँ चुनावी मुकाबला अब गोरखा राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी और TMC के साथ साथ क्षेत्रीय दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के बीच वर्चस्व की सीधी टक्कर है। बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बिमल गुरुंग गुट के GJM नेता नोमान राय को अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। नोमान राय अपने प्रतिद्वंदी विजय कुमार राय पर गोरखा समाज के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए जनता से विकास के नाम पर समर्थन मांग रहे हैं। जो व्यक्ति अभी बोल रहा है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है, तो वही व्यक्ति था TMC सरकार के सामने झुक के जो हम लोग का इतना बड़ा मांग, जो डिमांड्स को डिरेल किया था मूवमेंट को, तो वो आज आके बड़ा बड़ा बात करने से आम आदमी विश्वास नहीं करेगा। वही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार विजय कुमार राय इस चुनाव में अलग रणनीति के साथ उतरे हैं। उन्होंने गोरखालैंड राज्य के मुद्दे को पीछे रखते हुए 11 समुदायों को जनजातीय दर्जा दिलाने और क्षेत्र के समग्र विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। उनका कहना है कि बीते 4 दशकों में दार्जिलिंग का विकास ठहर गया है और अब बदलाव का समय आ गया है। गोरखलैंड का मुद्दा था, अलग राज्य का था, वो गौन हो गया है, वो पीछे चला गया है, लेकिन विकास भी नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय सरकार जो कहते उस पर अमल नहीं कर रहा है। इस चुनाव की एक और खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग जिले की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और उसने अनित थापा के नेतृत्व वाले BGPM के साथ गठबंधन किया है। हालांकि मैदान में कुल 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबले का केंद्र गोरखा राजनीति ही बनी हुई है। कभी प्रभावशाली रहा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट अब कमजोर पड़ चुका है। दार्जिलिंग की जनता के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, लेकिन गोरखा पहचान का सवाल भी अहम बना हुआ है। अब देखना होगा विकास के वादे और पहचान की राजनीति के बीच दार्जिलिंग की जनता किसे अपना जनादेश देती है। इस बार हम चाहते हैं कि पूरे बंगाल में बदलाव हो, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल सरकार का जो दमन नीति हम गोरखाओं के ऊपर हो रहा है,
और सालों साल बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में भी हम इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। मेरा दादाजी जी, उसको दादाजी भी गोरखा अभी तक घूमता रहता है, कभी तक गोरखा हुआ नहीं हुआ ना। प्रॉब्लम तो बहुत है ना यहाँ पे दार्जिलिंग में, पानी का, रास्ता का, बहुत का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम चाहते हैं जो सरकार आए वो सरकार मतलब कि हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग है उसको डेवलप करे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दार्जिलिंग की सीट बेहद संवेदनशील और ख़ास मानी जाती है। यहाँ की सियासत में पहचान और पहाड़ी और मैदानी का एक अहम संतुलन देखा जाता है। इस बार के चुनाव में भी गोरखा राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है और जिसे इसका समर्थन मिलेगा जीत उसी की होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दार्जिलिंग। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के डुवर्स क्षेत्र में चाय बागान मजदूरों की समस्याएं सालों से अनसुलझी हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान ये मुद्दे एक बार फिर सियासत के केंद्र में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी के डुवर्स क्षेत्र में स्थित चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। यहाँ के चाय बागान मजदूरों को आज भी असम जैसे अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम दैनिक मजदूरी मिलती है, जो उनकी जीवन स्थितियों को और भी कठिन बना देती है। इन मजदूरों का जीवन कम आय के कारण गरीबी, कर्ज और अस्थिरता में उलझा हुआ है। वे किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा के बिना लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही शिक्षा की सुविधाएं। उनकी समस्याओं का समाधान न होना उनकी पीढ़ियों से चली आ रही निराशा और संघर्ष को और भी बढ़ा देता है। वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल तो नहीं है, वो तो कि खर्चा मिलेगा, वो खर्चा कमाने का यहाँ तो 250 है, पीएफ काट के 220 मिलेगा, 500 तक होना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर तो पर्चा नहीं है, वो सरकार ने दिया बोला था तो नहीं हुआ। चाय उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इन महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद चिंताजनक है। ये महिलाएं अक्सर एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होती हैं। अत्यधिक शारीरिक श्रम, पोषण की कमी और उचित स्वास्थ्य देखभाल के अभाव में इन समस्याओं का सामना करना उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। यह स्थिति चाय उद्योग में महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और अगर इनकी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को और बढ़ा सकती है। यहाँ पर अस्पताल नहीं है, या टी गार्डन के अंदर छोटा सा वो डिस्पेंसरी है। हम लोग बीमार पड़ते हैं, यहाँ से दार्जिलिंग तक जाने के लिए हमें गाड़ी भाड़ा बहुत ज़्यादा है, हम रिजर्व करना पड़ता है, 2500 तक पड़ता है। यहाँ पर छोटा सा एक हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छा होगा। यहीं पर अच्छा स्कूल होगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा होता है, क्योंकि 250 रुपये मिलता है हमारे दिन का। वो वजह से हमें नहीं पुगता है। नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही काम करो, वो भी तिल तिल के जिए। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग इलाके में 3 लाख से ज्यादा चाय मजदूर हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। इस कारण हर चुनाव में चाय बागान मजदूरों के लिए कई सियासी वादे किए जाते हैं। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 2 काम हम जरूर करेंगे। एक जो है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या उनकी ये है कि आज चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक, जो परिवार उस बागान में रहते हैं, हमने इस संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि जो भी उनका पुश्तैनी जमीन है उनको वो अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। चाय बागान मजदूरों के लिए सियासी वायदे, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, जमीन का अधिकार देना, बंद बागानों को फिर से खोलना, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, बोनस आदि। इस बार भी हर राजनीतिक दल ने इन मुद्दों पर कई चुनावी वादे किए हैं। और हम लोग चाहते हैं ये चाय बागान के श्रमिक को उसका अपना हिस्सा मिले, उसका अपना सही जो सैलरी है, वेजेस है, उसको मिले। ये हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी डिमांड है, हमारा कांग्रेस का भी ये डिमांड है। चाय बागान मजदूरों की समस्याएं 1 सदी से भी अधिक पुरानी हैं। इन मजदूरों की कड़ी मेहनत, कठिन जीवन और गरीबी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि 1951 में चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए प्लांटेशन लेबर एक्ट लागू किया गया था, लेकिन इसका प्रभावी और सही तरीके से पालन अब तक नहीं हो पाया है।
उत्तरी पश्चिम बंगाल के इलाके की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और दार्जिलिंग की चाय की चुस्कियां तो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया लेती है। लेकिन यहाँ के मजदूरों की हालत कुछ अलग ही है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस काम में आएं। चाय बागान मजदूर इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं कि जो उनकी बात सुनेगा, जो उनके मुद्दों का समाधान करेगा, वोट उसी को मिलेगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग से ही हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर हम देखते हैं उत्तर बंगाल की, अगर हम बात करते हैं, वहाँ की 50 से ज़्यादा सीटें हैं, 54 सीटें हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये सीटें भूमिका निभाती हैं जब हम सत्ता की चाबी की बात करते हैं, और उसमें जिस तरह से गोरखा के मुद्दे हैं या चाय बागान के मुद्दे हैं जो लंबे समय से मुद्दे ही बने हुए हैं, ये कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? देखिए रमा, जिस तरीके से अगर हम इस पूरे इलाके को देखें तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जो चाय बागान की जो कहानी है वो इस बार के चुनाव को बहुत बड़ी दिशा देने जा रही है, क्योंकि ये जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि हमारे इस इलाके में अगर हम देखें तो करीब 54 के आसपास सीटें हैं और इसमें पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। अगर टीएमसी और बीजेपी के आंकड़ों को हम देखें तो इसी इलाके में बीजेपी ने टीएमसी से आगे जाकर बाजी मारी थी। इस बार बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि वो इस इलाके में और ज़्यादा सीटों को जीते, ताकि जो कमी उन्हें कोलकाता और आसपास के इलाकों में हो सकने की संभावना हो तो उसको वहाँ से पूरा किया जा सके। जिस तरीके से इस पूरे इलाके को अगर हम देखें तो जो चाय बागान है उनका जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी मुद्दे के आधार पर बीजेपी ने आज कई सारे वायदे किए हैं और इन वायदों को वो इस आधार पर और ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की। जो असम में उनकी जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने चाय बागान के मज़दूरों के लिए कुछ जो काम किए हैं वो काफ़ी हद तक सराहनीय माने जा रहे हैं। चाहे वो उन्हें पट्टा देने की बात हो, चाय बागानों में अगर हम देखें रमा, जिस तरीके से जो लोग काम करते हैं, अगर वो उस इलाके में काम नहीं करते हैं तो बागान मालिक उनको अपने इलाके से हटा देता है, यानी कि वो घर उनसे छिन जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रह रहे हैं तो उन्हें उस ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। ये अधिकार अभी पश्चिम बंगाल में उनको नहीं मिला। ऐसे ही अगर मज़दूरों की जो रेट की बात करें तो हम जिस जगह पर इस स्टोरी को करते समय मौजूद थे तो सामने सिक्किम था और इस साइड में नदी के पश्चिम बंगाल, दोनों ही जगह पे एकदम अंतर दिखाई देता है कि किस तरीके से मज़दूरों की जो हालात है, जो वेजेज हैं, उसमें कितना बड़ा अंतर है। अब इसको पूरा का पूरा हम विश्लेषण करें तो ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस इलाके से बिल्कुल ऋषि आपसे बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को ले चलते हैं संसद भवन। समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने किया। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से
15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। लोकसभा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे और अब वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। और जनादेश में अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां परिसीमन के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने केंद्र सरकार के परिसीमन बिल के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने नामक्कल में चुनाव प्रचार के दौरान बिल की प्रति जलाई और काला झंडा दिखाया। स्टालिन ने इसे तमिलों के खिलाफ फांसीवादी कदम बताया है और पूरे द्रविड़ क्षेत्र में आंदोलन फैलाने की चेतावनी दी। डीएम के नेताओं ने कहा कि ये बिल दक्षिण भारत के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करेगा और उत्तर भारत के वर्चस्व को बढ़ाएगा। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन का ये प्रस्ताव तमिलों को उनके अपने ही देश में राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल देगा और उनकी आवाज को दबा देगा। और तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने चेन्नई में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को 20 लाख तक का बिना गारंटी ऋण कहा गया है। स्नातकों को 4,000, डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई है और स्नातकों को 4,000, डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। और ये तमाम घोषणाएं हैं जो इसमें की गई हैं। बुनकरों के खाते में हर साल 30,000 रुपये जमा किए जाएंगे, ये भी कहा गया है। और इसके साथ ही जो घोषणा पत्र है उसमें पावर लूम के लिए 1500 यूनिट तक मुफ्त बिजली की भी बात कही गई है। तो टीवीके का घोषणा पत्र जारी हो गया है। राज्य में 5 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे, ये भी इस घोषणा पत्र में कहा गया है, वादा किया गया है। तमिलनाडु भर्ती जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम लागू होगा, ये भी टीवीके के घोषणा पत्र में कहा गया है। साथ ही पदोन्नति में रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली की भी बात इस घोषणा पत्र में की गई है। टीवीके ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और तमाम वादे किए हैं। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। निशांत, किस तरह से वहां पर अब जो प्रचार की गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही जो राजनीतिक दाव पेच है वो भी चले जा रहे हैं। हमने डीएमके का देखा किस तरह से
एक बिल को जो कि एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है, उसे राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। इसके साथ ही टीवीके का घोषणा पत्र, ये भी अपने आप में क्या कहता है और टीवीके की भूमिका भी इस चुनाव में समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले डीएमके का विरोध समझते हैं कि डीएमके किस तरीके से नारी वंदन अधिनियम का विरोध कर रही है। सीधा ना करके उसको जनसंख्या से जोड़कर और तमिल अस्मिता से जोड़कर डीएमके तमिलनाडु में उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अगर महिलाओं की बात करें, तमिल महिलाओं की बात करें, वो बेहद खुश हैं चूँकि ये बिल आ रहा है और जाहिर सी बात है कि महिलाओं को अब सदन से लेकर विधानसभा तक और पंचायत में पहले से ही था, तो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होने जा रहा है। इसको जिस तरीके से डीएमके ने आज काले झंडे फहराए अपनी संस्थाओं पर, अपने घरों पर, और दूसरी तरफ प्रीति इस बिल की जो जलाई है डीएमके के द्वारा, उसको लेकर बीजेपी यहाँ हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि डीएमके जो है वो अराजकता और डर फैलाने का काम कर रही है, केवल राजनीति की आड़ में ये करना उचित नहीं है। और अब बात कर ली जाए टीवीके की, तो टीवीके ने घोषणा पत्र जिस तरीके से जारी किया है उसके केंद्र में युवा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 20 लाख तक का जो ऋण है बिना गारंटी का, एक तरीके से तमाम ग्रेजुएशन करने वाले या बाहर जाके पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए ये घोषणा महत्वपूर्ण हो सकती है। और मैं पहले से ही कह रहा था कि जैन जी जो है वो एक्टर विजय के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो एक्टर विजय उसी जैन जी को पकड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए या स्नातक किए हुए लोगों के भत्ते की बात की जाए, और साथ में इसमें हमने देखा है किस तरीके से लेबर क्लास, हैंडलूम और तमाम चीज़ों को उन्होंने टारगेट किया है। और ये कहा जा सकता है कि एक्टर विजय का जो घोषणा पत्र है वो किसी पुरानी राजनीतिक दल की तरह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर अब जनता के बीच जाते हैं और जनता इस घोषणा पत्र पर कितना भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पार्टी नई है और नई पार्टी पर जल्दी भरोसा अब भारतीय जनता खासकर नहीं करती, और तमिलनाडु की जनता अब कितना भरोसा करेगी ये 4 मई को पता चलेगा। निशांत, ये 4 मई को पता लगेगा, लेकिन टीवीके की चर्चा बहुत हो रही है, इसकी क्या वजह है? क्या इतनी लगता है आपको कि डीएमके या एआईडीएमके के जो किले हैं उनमें कुछ इलाकों में सेंध लगा सकती है? देखिए, तमिलनाडु में बात करें तो द्रविड़ राजनीति, एक ही पैटर्न पर राजनीति लंबे समय से चलती हुई आ रही थी, और जो एमजीआर और जयललिता के बाद बात करें, चूँकि द्रविड़ राजनीति वो भी लेकर आगे बढ़े थे, जो बाकी एक्टर आए थे, चाहे विजयकांत की बात की जाए, रजनीकांत की बात की जाए, कमल हसन की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं इस राजनीति के चलते धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगे। लेकिन जब एक्टर विजय आए, उन्होंने जैन जी की बात की, उन्होंने जो द्रविड़ राजनीति के तमाम मुद्दे थे उनसे खुद को दूर रखा, उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया, और वो लगातार रोड शो, रैली के माध्यम से जनसंवाद करते हुए नजर आए। उन पर आरोप भी लगा, स्टैम्पेड भी हुआ। जिस तरीके की पिछले 1 साल में एक्टर विजय के साथ तमिलनाडु की सियासत में परिस्थितियां बनी है, वो ये दिखलाती है कि उनके मुद्दा बनना बेहद आम था। बिल्कुल, बदलती परिस्थितियों में तस्वीर क्या बनती है, खासकर इनका जो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जिस तरह से तेज होती जा रही हैं, उसी कड़ी में जो मतदाताओं के मुद्दे हैं वो भी मुखर होते जा रहे हैं। निशांत राय ने चेन्नई के हार्बर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से खास बातचीत की, जिसमें जनता ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं चेन्नई में, और चेन्नई की हार्बर विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ कई सारे मतदाता हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर मतदाता क्या सोच रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? तमिलनाडु का विकास हो, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, और साथ साथ में समाज की समस्याएं होती है पर्सनल परिवार की, वो परिवार की समस्याओं का भी थोड़ा थोड़ा समाधान करें। तमिलनाडु वैसे भी जयललिता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि सुरक्षा ऐसी मिले कि जयललिता जी जब थे हम लोग निश्चिंत रूप से 12 बजे भी बाहर जा पाती थी, वैसी सुरक्षा हमें यहाँ प्राप्त हो। ऐसा
इस चुनाव के बाद अगर हमें देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार खाली तमिलनाडु स्तर पर नहीं, पूरे देश के स्तर पर एक बड़ी समस्या है। विशेष तौर पर युवा और जो प्रबुद्ध वर्ग है वो विशेष रूप से जागृत हो चुका है। तो भ्रष्टाचार निस्संदेह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भाषाई मुद्दे को देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टियों का ही मुद्दा है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। आम जनता चाहती है हर भाषा पढ़े, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन के बच्चे भी हर भाषा पढ़ते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन लोगों को कहते हैं कि आप इस भाषा को मत पढ़िए, उस भाषा को मत पढ़िए, और इससे देश का विकास अवरुद्ध होता है। ये एक संकीर्ण मुद्दा है। और मतदाताओं का अपना अपना रुझान है और अपना अपना विश्लेषण, और ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की जनता तमाम सियासी दलों को बहुत करीब से देख रही है और अपना फैसला जब मतदान पेटी में बंद करेगी तो 4 मई को ये पता चलेगा कि आखिर जनता की पसंद कौन है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो तमाम सियासी दलों के दावों के साथ जनता भी अपने मुद्दों को बेहद मुखरता के साथ उठा रही है। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में 200 सीटें और असम में 100 सीटें मिलेंगी। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। विजय होने वाली कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान तमिलनाडु के लोगों के लिए दूरदर्शी चुनावी घोषणा पत्र का उन्होंने अनावरण किया। इधर विजय राज्य में अपने चुनाव प्रचार दौरों के दौरान पहले ही कई लोक लुभावन वादे कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भाजपा के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज बहरामपुर में भाजपा उम्मीदवार सुब्रत मित्रा के समर्थन में जोरदार रोड शो किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की और पार्टी के विकास कार्यों को बताया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई विधानसभा चुनाव के लिए रामनाथपुरम में अपने प्रचार अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के उद्देश्य और विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में 2 मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। अब्दुल जब्बार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। वहीं नसीर अहमद को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव पद से हटा दिया गया है। ये पूरा मामला 9 अप्रैल को हुए दावणगेरे साउथ उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पार्टी के भीतर बगावत और असंतोष के आरोप सामने आए हैं। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई जोर पकड़ चुकी है। तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं और जनता भी काफ़ी बारीकी से इन्हें देख रही है। न केवल देख रही है, अपने मुद्दों को भी बेहद मुखर तरीके से उठा रही है। इन्हीं दावों प्रतिदावों के बीच जनता का मत भी हम आपके सामने लाते रहेंगे जनादेश में। लेकिन फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।